हेलो एवरीवन। तो करते हैं बच्चों हमारा परमाणु का वापस से सफ़र शुरू। हम परमाणु की बात पहली क्लास में कर चुके थे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हमने समझा दिया था। अब हम वापस से हमारे इस परमाणु की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। और इस परमाणु की दुनिया में बच्चों हम कहीं ना कहीं आज की क्लास में नील्स बोर के परमाणु मॉडल का डिस्कशन करेंगे। लेकिन नील्स बोर के परमाणु मॉडल का डिस्कशन करने से पहले बच्चों हमें क्या कर लेना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को जान लेना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को जानने से हमें कहीं ना कहीं नील्स बोर की थ्योरी को समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने नील्स बोर की थ्योरी के लिए ये कहा था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों से हम अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसलिए लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों का, उनके ड्रॉबैक्स का हमने स्टडी नहीं किया था। तो चलो बात करते हैं भाई। अब चलते हैं हमारे इस दुनिया में, और बहुत ही अच्छी दुनिया बच्चों, बड़ा मजा आने वाला ही है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा 100% बच्चों कॉन्सेप्चुअल है। इसलिए ढंग से पढ़ना, छोटी छोटी बातों को ढंग से सीखना में। देखो पहला यानी टॉपिक है अपने पास में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, परमाणु मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स इनके। क्या ड्रॉबैक्स रहे, एक एक को डिटेल से समझते। पहला है बच्चों नाभिक का स्थायित्व है, जिसको ये नहीं समझा पा रहे थे। नाभिक का स्थायित्व को ये नहीं समझा पा रहे थे। अब ये सर छोटी सी लाइन लिख दो कि नाभिक के स्थायित्व को कैसे नहीं समझा पा रहे थे। सर हमारे बोर्ड लेवल में तो क्या पूछता है कि परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिख दो। परमाणु का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था, दे दिया 1 नंबर। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, ये हो गया भाई साहब 2 नंबर। लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट तो देखो समझना बड़ा जरूरी है भाई, क्योंकि हमारे बोर्ड में तो इजीली में क्वेश्चन आ गया, लेकिन समझे तो सही भाई। ये होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझे कि कैसे है, क्योंकि यदि आप ये नहीं समझेंगे तो हमें नील्स बोर के परमाणु मॉडल का स्टडी करने में ना तो मजा आने वाला है, ना हम समझ पाएंगे कि वो किस तरीके की बातें करना चाह रहे थे। ऊपर से जाने वाली है फिर सारी बातें। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरे स्थायित्व को यहाँ समझाने वाले हैं भाई। ठीक है, कैसे देखो हम बात करते हैं स्थायित्व की, कैसे बात इन्होंने की। वो जो एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत दिया गया क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल ईएम भी कहते हैं। क्लासिकल इंग्लिश में याद रखिए, अच्छा शब्द इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी में चीर सम्मत यांत्रिकी, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों इसको, चीर सम्मत यांत्रिकी। पुरानी बातें, पुरानी बातों की बात हो रही है। ठीक है, चीर सम्मत यांत्रिकी में क्या माना गया, देखो छोटी छोटी बातें इन्होंने बड़ी गौर करने वाली थी, और वो बड़ी गौर करने वाली बातें थी जो कहीं ना कहीं फेल होती गई। चीर सम्बन्ध यांत्रिकी में बच्चों एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने थ्योरी इन्होंने दी थी। मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दी थी, वो छोटी सी थ्योरी हम समझते हैं कि जैसे बच्चों ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है। ये परमाणु की कक्षा, मान लो एक कक्षा ले लेते हैं। ठीक है, ये कक्षा है। अब इस कक्षा में बच्चों आपको पता है कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी क्या कहती थी, इनकी ये थ्योरी कहती थी कि 2 प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी कि यदि कोई कण है, और वो कण कैसा है बच्चों, एक तो आवेशित है और एक त्वरित है। एक तो आवेशित है और एक त्वरित है। तो आवेशित और त्वरित कण जो होता है बच्चों, वो हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा यानी बच्चों वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक प्रिंसिपल दिया गया, एक सिद्धांत दिया गया। वो सिद्धांत क्या था कि यदि किसी कण की 2 विशेषताएं उन्होंने डिस्कस की, और 2 विशेषताएं क्या थी, पहली विशेषता कि वो आवेशित हो, ठीक है, दूसरा वो त्वरित हो। आवेशित का समझ रहे कि उसके पास आवेश होगा।
सर त्वरित का मतलब क्या होता है? त्वरित का मतलब क्या होता है? त्वरित का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन, अभी तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन या ऐसा कण है जिसका वेग असमान होता है, ठीक है, जिसका वेग या तो असमान होता है। असमान का मतलब बच्चों वो परिमाण में भी हो सकता है असमान, या दिशा में भी हो सकता है। तो ऐसा त्वरित कहा जाएगा उसको। वेग असमान, परिमाण, दिशा में कुछ भी उसका डिफरेंट हो सकता है, तो हम उसको त्वरित बोलेंगे, ठीक है। तो यदि ऐसे कण कोई है या किसी कण में ऐसी दो प्रॉपर्टी एक साथ है, तो वो हमेशा गति करते समय विकिरणों का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा को कम करता है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये बातें नहीं आ रही थी। कैसे? कि बच्चों पहले बात तो क्या ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ये दोनों गुण है क्या? बिल्कुल है साहब। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन एक तो कैसा होता है बच्चों? आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मान लो इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन है तो इसका वेग इस दिशा में हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इसका वेग इस दिशा में हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इसका वेग इस दिशा में हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इसका वेग इस दिशा में होगा। हम देखेंगे सभी बिंदुओं पर वेग इसका अलग अलग, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों ये त्वरित भी है। ये कैसा है भाई? त्वरित भी है। और यदि आवेशित भी है, त्वरित भी है, तो इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहा है, गति कर रहा है तो ऊर्जा को रिलीज करेगा, ऊर्जा में कमी करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, कम होगी तो बच्चों वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में गिरने का टाइम केवल 10⁻⁻8 सेकंड ही रहेगा। केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड ही रहेगा। ओहो, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में गिर भी नहीं रहा, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो गिरना चाहिए था। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिर पा रहा? क्यों नहीं गिर पा रहा है? अर्थात नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या यहां नहीं हो पाई। इसी को कहते हैं कि यह पूरे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। पूरे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाती। आप ये से कह सकते हैं कि परमाणु के स्थायित्व की बात कर लो, ये लोग परमाणु के स्थायित्व बोल देते इसको। पूरे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पा रही थी, वो इलेक्ट्रॉन को समझा ही नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिर पाता है। अब नील्स बोर ने एक छोटी सी बात कह दी, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिर पाते क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स होती है। छोटी सी बात देखकर, एक छोटी सी बात कहकर नील्स बोर की इस कमी को ही दूर कर दिया। नील्स बोर ने कहा, हालांकि पढ़ेंगे दोबारा लेकिन समझे उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी गति करे इसकी ऊर्जा फिक्स होती है। उन्होंने क्या ऊर्जा को उत्सर्जन करना चाहिए था क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार, लेकिन रदरफोर्ड की इस धारणा को या क्लासिकल मैकेनिक्स की इस धारणा को नील्स बोर ने कैसे दूर कर दिया? अरे ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। जब भी अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो इनकी एनर्जी फिक्स होती है। छोटा सा स्टेटमेंट देकर इस कमी को ही दूर कर दिया। हाँ, एक बात उन्होंने कही, सर फिर तो चिरसम्मत यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स को नील्स बोर कुछ ही नहीं समझ रहे थे। हाँ, नील्स बोर ने कहा कि बच्चों परमाणु जो है उसको यदि पढ़ना है ना तो ये पुरानी बातें भूल जाओ। बोले ये तुम्हारी जो पुरानी बातें हैं कि आवेशित त्वरित कण क्या होता है, विकिरणों का उत्सर्जन करता है, इसको भूल जाओ तुम लोग। इसको भूलोगे तभी आप क्या पढ़ पाओगे? परमाणु पढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता में क्लासिकल मैकेनिक्स का जो प्रिंसिपल हुआ वो नील्स बोर ने फेल कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन इसलिए चक्कर लगा पाते हैं और नाभिक में इसलिए नहीं गिर पाते हैं क्योंकि इनकी कक्षाओं में, इनकी स्थायी कक्षाओं में इनकी ऊर्जा क्या होती? फिक्स होती, जिनको ऊर्जा स्तर कहा गया, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहली बात क्लियर है बच्चों? चलो चलते आगे, ठीक है। दूसरी कमी की बात करते हैं। कमी नंबर 2 की हम बात करते हैं। कमी नंबर 2 की हम बात करते हैं कि बच्चों ये स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पा रहे थे। इनके द्वारा
स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये बच्चों परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए थे। चलो समझते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम क्या होता है। कि बच्चों जैसे स्पेक्ट्रम को भी हम समझ लेते हैं, आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी, कि ये अपने पास में एक चैम्बर है, एक कोष्ठ है अपने पास में, जिसमें गैसीय परमाणु है बच्चों। जिसमें क्या है बच्चों? गैसीय परमाणु अपने पास है। इन गैसीय परमाणु को जो बच्चों हीट किया गया, इनको गर्म किया गया, और गर्म करने के लिए बच्चों हमने इनको विद्युत धारा दी, कुछ वोल्टेज दिया, तो यहां से बच्चों क्या हुआ? तरंगों का उत्सर्जन स्टार्ट हुआ। यहां से क्या हुआ? तरंगों का उत्सर्जन हुआ। इन तरंगों के उत्सर्जन की स्थिति या इन तरंगों के उत्सर्जन को देखा गया। इन तरंगों के उत्सर्जन में क्या हुआ अपने पास में? स्पेक्ट्रम को समझते हो क्या रहा था, किस तरीके से हो रहा था, वो हम समझेंगे। तो आगे बच्चों हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम, हम उसको भी समझ पाएंगे। दोनों टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस कमी में स्पेक्ट्रम को डिटेल से समझा रहा हूं बच्चों, आगे हम स्पेक्ट्रम को आगे डिटेल से पढ़ने वाले भी, ठीक है। तो यह क्या हुआ बच्चों कि कुछ स्पेशल तरंगे प्राप्त होने लगी, कुछ स्पेशल तरंगे प्राप्त होने लगी। सभी कलर की तरंगे यहां प्राप्त नहीं हुई, सभी कलर की तरंगे यहां प्राप्त नहीं हुई। मान लो कि अपने पास कितने तरंग, टोटल 7 कलर्स होते हैं। नॉर्मली कैसे बात करें, जैसे हम बच्चों मान लो कि ये 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग प्राप्त हो गई। उसके बाद में मान लो बच्चों 4000, ये 4200 एंगस्ट्रॉम के आ गए, ठीक है। मान लो बच्चों ये 4300 एंगस्ट्रॉम, ये मान लो 4500। ऑर्डर फिक्स नहीं कि कैसे आ गई, कि मान लो कि बच्चों ये नीला कलर आ गया। सर एंगस्ट्रॉम का मतलब, तरंगों की तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या है? तरंगदैर्ध्य का मतलब समझाता हूं कि मान लो कि बच्चों टोटल 7 कलर अपने पास होते हैं, विप ग्योर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इसमें क्या हुआ कि मान लो VIB-G गायब हो गया, YO गायब हो गया, कुछ स्पेशल कलर की ही तरंगदैर्ध्य यहां प्राप्त होने लगी, कुछ स्पेशल कलर ही यहां प्राप्त होने लगे। अब ये स्पेशल कलर ही क्यों प्राप्त? क्योंकि बच्चों ये क्या है? स्पेक्ट्रम ही तो है। अब स्पेक्ट्रम में सभी के सभी कलर एक साथ प्राप्त नहीं हो रहे थे। यदि पूरे के पूरे 7 कलर एक साथ प्राप्त होते तो बच्चों हम उसको क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन 7 कलर एक साथ प्राप्त नहीं हो रहे, इसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी 4000 के बाद 4001 कहाँ गायब है पता नहीं, सीधा 42 आ गया। मान लो, कहने का मतलब यह है कि सभी कलर की तरंगदैर्ध्य यहां पर प्राप्त नहीं हो रही थी, कुछ कलर गायब हो रहे थे। क्यों गायब हो रहे थे? इसका कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम की व्याख्या में ये रदरफोर्ड से नहीं हो पाई थी। अब सर आप बता दीजिए क्यों हो रहे थे। तो बच्चों हम इसका डिस्कशन करेंगे नील्स के परमाणु मॉडल में। तीसरी अभिग्रहित में हम परमाणु मॉडल में इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरी बात हम करें कि फिर इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, गैसीय परमाणु को बहुत कोल्ड रखा और यहां पर श्वेत प्रकाश का आपतन करवाए। दूसरी कंडीशन में श्वेत प्रकाश के इन्होंने आपतन करवाए। अब बच्चों श्वेत प्रकाश कितने कलर से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, विप ग्योर से बना होता है। अब क्या देखा गया कि बच्चों कौन से कलर गायब थे? कौन से कलर गायब थे? ग्रीन और ऑरेंज कलर गायब थे। लेकिन जैसे अब गैसीय परमाणु पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने श्वेत प्रकाश आपतित किया, तो क्या हुआ केवल ग्रीन और ऑरेंज कलर ही यहां प्राप्त हुए। केवल ग्रीन और ऑरेंज ही कलर यहां प्राप्त हुए। मतलब क्या हुआ, जो तरंगदैर्ध्य, जो स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य पहले गायब हो रही थी, कौन सी? ग्रीन और ऑरेंज, वो ग्रीन और ऑरेंज यहां पर प्राप्त हुई, बाकी सारे कलर गायब हो गए। अब क्योंकि क्या 7 के 7 कलर में से 5 कलर को ये गैसीय परमाणु अवशोषित कर रही है, क्या उसमें उत्सर्जन हो रहा था, इसमें अवशोषण हो रहा है। तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर तो क्या हो गई, गायब हो गया,
क्योंकि 7 कलर यहाँ प्राप्त होने चाहिए थे स्पेक्ट्रम में, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों गायब हो रहे? कहीं ना कहीं परमाणु की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, ये स्पेशल, यानी ये तीसरी अभिधारणा में हम पढ़ेंगे बच्चों कि परमाणु क्या होता है। परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा फिक्स होती है, अपनी स्थायी कक्षाओं में गुणन करते हैं और स्थायी कक्षाओं की ऊर्जा फिक्स होती है और उन्हीं ऊर्जाओं का मान इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बराबर माना जाता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो बच्चों वो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते समय ही स्पेक्ट्रम बनाता है। इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। अब आते बच्चों हम नील्स के परमाणु मॉडल पर। अब आते हैं हम हमारे से नील्स बोर के परमाणु मॉडल की दुनिया में अब कदम रखने वाले हैं बच्चों। बड़ी ही विचित्र दुनिया थी इनकी, करो कुछ ही नहीं, लेकिन 2 साल में इन्होंने इतने अनुप्रयोग किए, इतने एक्सपेरिमेंट किए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को ढूंढकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। अब हम बात करते हैं बोहर भी लिखा होता, बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कि बच्चों इन्होंने बोर के परमाणु मॉडल ने 3 अभिग्रही दिए थे। प्रथम 3 पोस्टुलेट यानी 3 परिकल्पनाएं इन्होंने दी थी, परिकल्पना तो नहीं कह सकते, 3 अभिधारणाएं, 3 पॉइंट्स इन्होंने मेन बताए थे। पहला पॉइंट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की परमाणु की स्थायित्व की पहली कमी को दूर कर देता है। बच्चों हालांकि प्रथम अभिक्रिया में एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारी स्टेटमेंट को, है तो 3 ही अभिक्रिया, लेकिन प्रथम अभिक्रिया को मैं तोड़ तोड़ कर बताऊंगा। और तोड़ तोड़ कर बताने से क्या होगा बच्चों, अपने पास में प्रथम अभिक्रिया को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं। बोर के परमाणु मॉडल ने, यानी बोर ने क्या कहा, समझते भाई। ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा है बच्चों, ये ऐसे इसकी तीसरी कक्षा है, ऐसे ये चौथी कक्षा है, 4th नंबर की ऑर्बिट होगी। ठीक है, आगे भी होती रहेगी। पहले तो रदरफोर्ड ने क्या कहा बच्चों, रदरफोर्ड को ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में, कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, रदरफोर्ड को नहीं पता था। इसलिए वो स्थायित्व को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, वो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले प्रथम अभिक्रिया में भी मैं पॉइंट से बता रहा हूं कि इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब सभी कक्षाओं में सभी जगह इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते। हाँ, नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन नाभिक के चारों हर जगह चक्कर नहीं लगाते, वो अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी इन्होंने कक्षाओं की अभिधारणा को प्रस्तुत किया और कक्षाओं की अभिधारणा को बदल भी दिया। कैसे बदला अभी हम बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये कक्षाएं जो होती है बच्चों स्थायी होती है। इन स्थायी कक्षाओं को स्थिर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्थिर अवस्था कहते हैं या स्थिर कक्षाएं कहते हैं। ये स्थिर कक्षाएं कौन सी होती है बच्चों, KLMNO, इनको KLMNO के नाम से बाद में जाना गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये बच्चों इलेक्ट्रॉन सभी जगह चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। स्थायी कक्षाएं जिनको कहा गया, स्टेबल ऑर्बिट कहा गया, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, स्थिर अवस्थाएं भी हम इनको कहते हैं। अब तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि इन स्थिर कक्षाओं की, ये बच्चों सारा प्रथम अभिक्रिया में चल रहा है, इन स्थिर कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, फिक्स होती है। इन्हें ऊर्जा स्तर कहा गया।
इन्हें क्या कहा गया है बच्चों? ऊर्जा स्तर। मतलब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने बच्चों जो कक्षाओं की अभिधारणा थी, कक्षाओं का नामकरण जो था उसी को चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि ये कक्षाएं नहीं है, ये परमाणु के ऊर्जा स्तर है। तो इन्होंने बताया, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, इन्होंने हाइड्रोजन से जैसे स्पीसीज के लिए मेनली बताया था, तो ये पहली कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85, ऐसे ही ऊर्जाएं बताई इन्होंने। सर ये ऊर्जा कैसे निकालेंगे, आगे ज्ञात करके बताएंगे आपको। तो इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? एक ऊर्जा स्तर होता है। ये परमाणु का एक ऊर्जा स्तर होता है, इलेक्ट्रॉनों का भी और परमाणु का भी ऊर्जा स्तर अपने पास होता है। यानी इनको इन्होंने एनर्जी लेवल कहा। और ये एक बात इन्होंने कहा कि जितना ऊर्जा स्तर, जैसे मान लो पहली कक्षा, ये K, L, M इस तरीके से हम ले रहे हैं। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा का इन्होंने ऊर्जा कितना बताया बच्चों? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही ऊर्जा स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। यानी इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि इस ऊर्जा स्तर की, के ऊर्जा स्तर का ऊर्जा कितना होता? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ही हुआ कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इस पहले घर में रहना है, कौन से पहले घर में बच्चों? के वाले पहले घर में रहना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखनी पड़ेगी भाई। यानी जितना ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर का होता है, उतनी ऊर्जा इन ऊर्जा स्तरों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा उतनी ही होती है। और इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तथा ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण नहीं करते, इस समय नहीं करते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा, देखो रदरफोर्ड क्या कह रहे थे? कहा चक्कर हमें नहीं पता भाई, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं, हमें नहीं पता कहाँ लगाते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल मैक्सवेल का क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनों को कहाँ गिरना चाहिए था? नाभिक में, क्योंकि आवेश है, त्वरित आवेश है और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उसको नाभिक में गिर। लेकिन इन्होंने उस गेम को ही खत्म कर दिया, उनके बात को ही खत्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा? ये इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा पाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगा पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इसलिए चक्कर लगा पा रहे हैं क्योंकि परमाणु की कुछ ऊर्जाओं की कक्षाएं होती है, कुछ स्थिर कक्षाएं होती है। उन स्थिर कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, जिनको ऊर्जा स्तर कहा गया, जिनको स्थिर अवस्थाएं कहा गया। K, L, M, N अलग अलग ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं अलग अलग होती है, और उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी उतनी ही होती है जितनी उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा होती है। तो जैसे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया गया है, तो पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर का ऊर्जा कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ऊर्जा स्तर भी सेम। अब जब इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं, तो एक निश्चित ऊर्जा से चक्कर लगाते हैं। कितनी ऊर्जा से चक्कर लगाते हैं बच्चों? जैसे पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही चक्कर लगाता है। और इस समय जब ये अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो ना तो ऊर्जा का ये उत्सर्जन करते हैं, न यह ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं करेंगे तो हमेशा अपनी स्थायी कक्षाओं में ही बने रहेंगे और कभी भी ये नाभिक में नहीं गिरेंगे। अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। ये पहली परिकल्पना, प्रथम अभिकरित, फर्स्ट पोस्टुलेट किसका? नील्स बोर के परमाणु मॉडल का रहा। आप इसको नोट करिए, फिर इसका मैं मैथमेटिकल आपको समझाता हूं। हो गया बच्चों नोट? चलो समझते हैं। तो देखें बच्चों, इसका मैथमेटिकल क्या रहा प्रथम अभिकरित का। अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा बच्चों? विद्युत बल लगेगा, कूलम्ब बल। इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है बच्चों, तो एक बल और उत्पन्न होगा जिसको हम कौन सा बल बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो जब ये चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है
तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला कूलाम्ब बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बच्चों, mv²/r होता है, बराबर कूलाम्ब का बल क्या होता है, k(q1q2)/r² होता है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे, तो बच्चों ये Vn कर देता हूँ, ये Rn कर देता हूँ, Rn Vn का मतलब nवीं कक्षा का वेग। हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वेग अलग अलग होता है और इन कक्षाओं की त्रिज्या भी अलग अलग होती है। तो Rn क्या हो गया बच्चों, nवीं कक्षा की त्रिज्या हो गई। हम वेग और त्रिज्या का फॉर्मूले का आकलन भी करने वाले हैं। यहाँ हम देखें, एक Rn से एक Rn कैंसिल हो सकता है, सो mv(n²) बराबर क्या आएगा बच्चों, k। अब देखें Q1 कौन होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Q1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और Q2 कौन है बच्चों, नाभिक है। नाभिक का आवेश कितना होता है बच्चों, Ze होता है, तो ये Ze हो गया और अपने पास क्या आ गया, Rn आ गया। तो पहली परिकल्पना mvn² बराबर kZe²/Rn मैथमेटिकल फॉर्म में दी गई। तो ये पहली परिकल्पना से पहले अभिग्रही से अपने पास क्या आ रहा है, वैसे तो हम परिकल्पना ही कह रहे हैं क्योंकि इन परिकल्पना को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर भी बाद में प्रूफ किया गया था। तो mvn² = kZe²/Rn होता है। फटाफट से नोट कर लीजिए आप। फिर हम दूसरी परिकल्पना की बात करते हैं जो कि मैथमेटिकल है। हो गया नोट, ठीक है भाई। तो देखते हैं बच्चों द्वितीय अभिग्रहित, द्वितीय परिकल्पना उन्होंने क्या दी, उन्होंने कहा कि ये नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे कक्षाओं में। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बच्चों जिनका कोणीय संवेग, क्या बात कही इन्होंने मैथमेटिकल, जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कोणीय संवेग बच्चों L होता है और कोणीय संवेग क्या होता है, mvr। मैं बता देता हूँ, कोणीय संवेग होता है बच्चों लंबवत दूरी एवं संवेग का गुणनफल होता है। तो दूरी r मान लेते हैं, संवेग दूरी यानी त्रिज्या, तो कोणीय संवेग mvr होता है। ठीक है, शॉर्ट में बताएं, 11वीं क्लास में डिटेल से आता है। तो L बराबर mvr बराबर क्या होता है, nh/2π। h या प्लांक नियतांक होता है। यानी क्या कहा, कंडीशन बता दी बच्चों उन्होंने, इलेक्ट्रॉन के घूमने की, इलेक्ट्रॉन के चक्कर करने की कंडीशन बता दी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण संख्या होता है। यानी mvr कितना होगा बच्चों, mvr होगा 1h/2π, 1h/2π हो सकता है, 2h/2π हो सकता है, 3h/2π हो सकता है, 4h/2π, इस तरीके से। तो n का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ये mvn कर देता हूँ, Rn कर देता हूँ, vn यानी nवीं कक्षा का वेग, Rn यानी nवीं कक्षा की त्रिज्या, h यहाँ प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक, जिसका मान लास्ट क्लासेस से हम डिस्कशन भी कर रहे थे। मान बता देता हूँ वापस से, 6.62 × 10⁻34 जूल/सेकंड होता है। यानी दूसरे अभिग्रहित में इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का इंटीग्रल नंबर या मल्टीपल नंबर या पूर्ण गुणज होता है। तो mvr = क्या होता है बच्चों, nh/2π होता है। ये द्वितीय अभिग्रहित था, फटाफट से आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम तीसरा अभिग्रहित, इसका थर्ड अभिग्रहित हम देखते हैं, तृतीय अभिग्रहित। ये भी बड़ा अच्छा अभिग्रहित है, इससे रिलेटेड भी काफी न्यूमेरिकल आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों तृतीय अभिग्रहित। चलो देखते हैं तृतीय अभिग्रहित क्या कहा कि पहले तो हमें पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, तब ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण नहीं करता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है।
जिससे परमाणु का स्थायित्व मेंटेन रहता है भाई, स्थायित्व बना रहता है। दूसरी बात, ये हम पहले अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में अपनी चक्कर लगाता है तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं करता, परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अब आगे हम बात करते हैं। अब क्या होता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में जा भी सकता है भाई। ये निम्न कक्षा है, ठीक है, ये निम्न कक्षा है अपने पास में, ये परमाणु की बच्चों निम्न कक्षा है। N1 नाम दे देता हूँ, इसकी ऊर्जा EN1 मान लेते हैं। ये उच्च कक्षा, अभी ऊर्जा का आकलन करना भी सीखेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। EN2 मान लेते हैं, EN2 मान लेते हैं इसकी ऊर्जा, ठीक, इसकी ऊर्जा मान लेता हूँ EN2 है। ऐसे ही बच्चों इधर दो डायग्राम से समझा रहे हम, ये पहली कक्षा है परमाणु की, दूसरी कक्षा है, ये निम्न कक्षा है, ऊर्जा EN1, ये उच्च कक्षा है N1 और N2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई यहां। इन्होंने दूसरी परिकल्पना क्या कही कि बच्चों इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं करता है, लेकिन ये यदि अपने घर को छोड़कर जाए, जैसे मान लो ये निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और ये उच्च कक्षा में जाए तो बच्चे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कुछ ना कुछ करेगा। ऐसे ही उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ सकता है, आ गया, पहुंच गया, यानी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा सकता है बच्चों, लेकिन फिर वो अपनी ऊर्जा को स्थायी नहीं रख सकता, वह ऊर्जा का उत्सर्जन या क्या होगा, अवशोषण होगा। अभी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में गया है तो निम्न कक्षा से जब भी बच्चों निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, अब दिमाग में थोड़ी सी बात रखो कि जैसे किसी बच्चे के 10th क्लास में 70% है और उसको 90% बनाना है, तो निम्न परसेंटेज से उच्च परसेंटेज बनानी है भाई उसको। तो मुझे बताइए उसको कम एनर्जी की जरूरत है या ज्यादा एनर्जी की जरूरत है? भाई उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उसको 10th के कंपैरिजन में ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को लेना पड़ेगा, यानी ऊर्जा का अवशोषण होगा बच्चों। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन बच्चों ऊर्जा का अवशोषण करता है, या ऊर्जा का क्या करता है, वो अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वापस से उतनी ऊर्जा का वो उत्सर्जन भी करता है। ये बात इन्होंने बताई थी। इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़कर गया दूसरे के घर में, तो इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़कर जब दूसरे के घर में जाता है तो बच्चों स्थायी नहीं रहता है, केवल 10⁻⁸ सेकेंड में वापस से अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। तो ये बच्चों जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको मूल अवस्था कहते हैं उसकी, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, उच्च कक्षा में पहुंच जाता है, उसको हम उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं करता है, परमाणु की स्थायित्व को मेंटेन बनाए रखता है वो। लेकिन जब भी वो अपनी कक्षा को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो बच्चों ऊर्जा का अवशोषण करता है। और ये ऊर्जा का जो अवशोषण करता है, ये बच्चों जो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ये ऊर्जा का अवशोषण बच्चों फोटोन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? फोटोन के रूप में करता है। फोटोन की ऊर्जा फोटोन के पार्टिकल्स के रूप में करता है। और जब क्योंकि यहां गया, यहां स्थायित्व नहीं रहता है, ये वापस से 10⁻⁸ सेकेंड में हमने वापस से निम्न अवस्था में लौट आता है। जब ये लौटता है तो जितनी ऊर्जा ये फोटोन के रूप में लेता है उतनी ऊर्जा वापस से ये फोटोन के रूप में बच्चों क्या करने लग जाता है? उत्सर्जन करने लग जाता है। उतनी ऊर्जा फोटोन के रूप में क्या करता है? ये उत्सर्जित करता है।
यानी जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण करता है, और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है। कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा साहब? जैसा मान लो कि बच्चों यह ऊर्जा 2 है, यह ऊर्जा 4 है, 6 कर देता हूँ, चलो 6 कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितनी ऊर्जा की, मान लो दोबारा बोलता हूँ एक बार, दोबारा ठीक है, वंस मोर। भाई डांस वाले में बोलते हैं ना वंस मोर, भाई अच्छा लगा डांस, वंस मोर, ठीक है। यह मैं मान लेता हूँ इस निम्न कक्षा में ऊर्जा मेरे पास 2 यूनिट है बच्चों। कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। उच्च कक्षा में ऊर्जा मेरे पास 6 यूनिट है, और कोई इलेक्ट्रॉन इस निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है तो उसको कितने यूनिट की ऊर्जा की जरूरत है बच्चों? 6 की जरूरत है। 2 तो ऑलरेडी उसके पास है, लेकिन यहां तक जाने के लिए उसको 6 यूनिट ऊर्जा चाहिए। तो 6 यूनिट चाहिए तो वो कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा? तो बच्चों वो 4 यूनिट ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और यहां 6 यूनिट है, यहां 2 यूनिट है, और जब वो वापस से लौटेगा तो 6 चाहिए, 2 ही उसको, 6 है उसके पास में, तो वो 4 यूनिट ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा। यानी हम ही कह सकते हैं ये कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है? तो ये बच्चों कितनी ऊर्जा का अवशोषण, यह लिख देता हूं, ये उतनी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है जितनी इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर होता है। जितनी निम्न अवस्था और उच्च अवस्था की ऊर्जा का अंतर होता है। तो उच्च अवस्था की ऊर्जा क्या है बच्चों? En2 है। निम्न अवस्था की ऊर्जा कितनी मान रखी? En1। तो ये तृतीय परिकल्पना होती है जहां E बराबर फोटोन की ऊर्जा hν होता है। यानी यदि उसको यहाँ 2 यूनिट ऊर्जा है, यहाँ 4 यूनिट ऊर्जा, तो यहाँ से यदि यहाँ तक जाना है तो कितनी ऊर्जा और लेनी पड़ेगी? 4 यूनिट और लेनी पड़ेगी। तो ऊर्जा इन दोनों कक्षाओं का जितना ऊर्जा का अंतर रहता है उतनी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन वो फोटोन के रूप में करता है। यानी ये फोटोन की जो ऊर्जा होती है जिसका उत्सर्जन अवशोषण करता है वो उच्च अवस्था से निम्न अवस्था, निम्न से उच्च अवस्था में आने के दौरान वो ऊर्जा का अंतर इन दोनों कक्षाओं की उस ऊर्जा का मान इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। तो ये थी बच्चों बोर की परमाणु मॉडल की अभिधारणा। अब बच्चों बोर के परमाणु मॉडल के कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी रही कि इन कक्षाओं की त्रिज्या क्या होती है, इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होता है, इन कक्षाओं में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या इनका ऊर्जा स्तर का ऊर्जा कितना होता है, ऊर्जा का मान भी हम ज्ञात करके बताएंगे। साथ के साथ हमें पता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन उच्च निम्न से उच्च में भी जा रहा है, उच्च से निम्न में भी जा रहा है, तो यह स्पेक्ट्रम होगा। तो हमें स्पेक्ट्रम भी पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल रेखाएं अपने पास बनेगी उनकी तरंगदैर्ध्य भी हमें पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद में बच्चों हम इलेक्ट्रॉनों का घूमने की आवर्ती, उनका समय, और साथ के साथ जो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां हम उनको ही पढ़ेंगे। तो अभी बच्चों 2 क्लासेस का अपने पास पेंडिंग है चैप्टर। 2 क्लासेस के बाद अपने पास हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा 100% कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर करें, शेयर आप जरूर करें। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए भाई, बेस्ट ऑफ लक।